लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होता है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जस्ट लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। तो ये सब की सब क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है इनको मेजर करेंगे कैसे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसी फिजिकल क्वांटिटी की सर्टेन वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। फिर उसको एक नाम भी देना पड़ेगा जिसको हम उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। और जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो हम उस क्वांटिटी की उसी के यूनिट से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। समझिएगा, लास्ट क्लास में मैंने जो एग्जांपल बताया था उसी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस सपोज ये रोड है एबी और मेरे से बोला गया इसकी लेंथ मेजर कीजिए। इसकी लेंथ मेजर करने के लिए मैं फटाफट क्या करूंगा, एक स्केल निकालूंगा। ये एक स्केल आया, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन या मैं कोई दूसरी कंपनी का स्केल निकालता, कुछ कॉस्टली स्केल निकालता, महंगा स्केल निकालता, तो क्या उसकी लेंथ ज्यादा होती क्या, नहीं होती। सारी कंपनी की चीप या कॉस्टली स्केल जो सबकी लेंथ क्या होगी, सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को ये लेंथ मेजर करनी है तो मैंने क्या करा, यहां से यहां तक की लेंथ को क्या किया, स्टैंडर्ड लिया। यहां से यहां तक की लेंथ को स्टैंडर्ड लिया। मींस मैंने कहा कि दुनिया की मैं कोई सी भी लेंथ मेजर करूंगा, मैं इस फिट बोले तो यहां से यहां तक की लेंथ के हिसाब से मेजर करूंगा। तो जब भी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, मैं लेंथ को एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ क्योंकि लेंथ से समझना थोड़ा इजी होता है। ऐसा अदर फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी होगा। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको मेजर करनी होगी तो आपको उसकी सर्टेन मैग्नीट्यूड को, सर्टेन वैल्यू को आपको उसको क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लेने का मतलब मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को इसके हिसाब से, इस लेंथ के हिसाब से मेजर करूंगा। तो मैंने कहा कि मेरे को दुनिया की कोई सी भी लेंथ मेजर करनी है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को स्टैंडर्ड लिया और बोला कि दुनिया की सारी लेंथ में यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के हिसाब से मेजर करूंगा। लेकिन इस स्टैंडर्ड वैल्यू को भी नाम देना पड़ेगा। जो भी नाम आपने दिया वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को फिट बोलेंगे। तो अब क्या मेजर करें, लेंथ। तो फिट क्या बन गया, यूनिट ऑफ लेंथ बन गया, ठीक है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको मेजर करनी है उसके एक सर्टेन वैल्यू को आपको स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, उसको एक नाम भी देना पड़ेगा जो उस क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। अब अगर मेरे को ये लेंथ मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस स्केल को रखूंगा 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। अब मैं खटाखट बोलूंगा कि सर इसका लेंथ कितना है, 3 फीट है। तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए क्या किया मैंने इस रोड की लेंथ को कंपेयर किया इस लेंथ से। इस लेंथ का मतलब यूनिट ऑफ लेंथ। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को उसी के यूनिट से कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद दिस यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। तो ये अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो आपको उसकी यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेजर करने के लिए उसके एक सर्टेन वैल्यू को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, फिर उसको एक नाम भी देना पड़ेगा तो उसका क्या कहलाएगा, यूनिट। तो थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अपने यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, अपने यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक बात है कि नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, इनके हर आदमी यूनिट याद नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक मेरे को यूनिट नहीं पता होगा तब तक मैं उस क्वांटिटी को मेजर नहीं करूंगा। अगर मैं मार्केट में जाता हूँ कि भैया 2 ये देना, 2 ये देना, तो 2 क्या देना,
2 किलोग्राम देना, 2 मीटर देना, 2 पीस देना, 2 लीटर देना। तो जब तक आप यूनिट नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाले को पता नहीं लग पाएगा कि वो कितना मेजर करे। आप दूध वाले से बोलो कि भैया दूध वाले 2 देना, 2 दूध देना, तो 2 दूध क्या देगा? 2 बूंद दूध देगा या 2 चने देगा, क्या देगा? तो आपको बोलना पड़ेगा 2 लीटर देना या 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम बोलता है, जनरली लीटर बोलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट है। थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है तो थाउजेंड्स ऑफ यूनिट होंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद करना अपने बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक को बोला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आगे जाकर फिजिकल क्वांटिटी को 2 में नहीं 3 पार्ट में बोला गया। अभी हाल फिलहाल में 2 की ही बात कर रहा हूं। तो साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को बोला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उन्होंने कहा कि यार थाउजेंड्स ऑफ यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज है और हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपने एक यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला फंडामेंटल क्वांटिटी और एक को बोला डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब बात आती है कि फंडामेंटल में कौन से क्वांटिटी लेंगे, डिराइव्ड में कौन से क्वांटिटी लेंगे। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी चूज करने की बात आएगी कि इनको हम फंडामेंटल या इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। तो उसके लिए क्या बोला गया कि जब भी हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज करनी रहेगी या इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज आएगी, तो उसको चूज करने के लिए कंडीशन अप्लाई की कि दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and any other quantities can be represented in terms of these quantities known as fundamental physical quantities। तो fundamental physical quantity का definition क्या बोला कि हम fundamental physical quantity में उन्हीं quantities को रखेंगे, उन्हीं sets of physical quantity को रखेंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने वाला उनके बीच में कोई फॉर्मूला एस्टेब्लिश नहीं हो। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हो, साथ ही साथ एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं करे, साथ ही साथ बाकी अदर क्वांटिटीज को हम इन क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज करने के लिए क्या होगा, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other and other quantities can be represented in terms of these quantities। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या होगा कि हम इसके अंदर वो क्वांटिटीज लेंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हो, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हो, मीन्स जिनके बीच में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, साथ ही साथ एक दूसरे पर तो डिपेंड नहीं करेगी। अब इन क्वांटिटीज को चुन लिया, बाकी अदर क्वांटिटीज भी तो है, तो अदर क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other and any other quantities can be represented in terms of these quantities known as fundamental physical quantities। तो उस जमाने में मास, लेंथ और टाइम को मास,
लेंथ और टाइम को क्या दिया गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। अभी आपको अभी से क्लियर कर दूं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ठोस नहीं है कि मास लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देंगे, नहीं भैया। आप इसके अलावा भी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज ले सकते थे, लेकिन बस लेते टाइम में ये ध्यान रखना है कि वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, उनके बीच में कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को हम लेते हैं, तो नहीं, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन को हम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं दे सकते, क्योंकि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में एक फॉर्मूला है जो बचपन में हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं निकालना कि हम इन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हैं, नहीं। आप इनके अलावा और भी ले सकते थे, लेकिन बस लेते टाइम पे ध्यान रखना कि वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उस जमाने में मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या चाहिए, those quantities which can be represented in terms of fundamental quantities known as derived quantity। या सिंपल वे में बोले, जब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिराइव किया, एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल में कुछ क्वांटिटीज चुन ली जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, और बाकी अदर क्वांटिटीज को आप इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसके अलावा सारी की सारी कौन सी बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी, और डिराइव्ड क्वांटिटी को अपन क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो अपन ने क्वेश्चन में एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी लेंथ होती है, तो एरिया को हमने लेंथ और लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब एरिया क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जिन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो कि फंडामेंटल बोलो चाहे डिराइव्ड बोलो, है तो फिजिकल क्वांटिटी, और जब फिजिकल क्वांटिटी है तो इनको इनका मेजरमेंट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यूनिट की। तो यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, बेसिकली देखना दो वर्ड है, एक तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और एक यूनिट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बोले तो मास, मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या हुआ, यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ किसमें मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मीटर, फीट, किलोमीटर, तो वो क्या हुआ, यूनिट, ठीक है ना। तो समझिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को अपन क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो सबसे सिंपल परिभाषा, सबसे सिंपल डेफिनेशन तो क्या चीज है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन अच्छी डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ यूनिट व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक ऐसा सेट जो यूनिट का ऐसा सेट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इनके यूनिट्स पे क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स। तो मास का यूनिट क्या बोला गया, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट क्या बोला गया, मीटर, टाइम का यूनिट क्या बोला गया, सेकंड। तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। मैं फिर रिपीट करूंगा, ऐसी कोई धोस नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मास, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप अदर क्वांटिटीज को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज दे सकते थे। फॉर एग्जांपल, आप फोर्स को, स्पीड को और वर्क को फंडामेंटल ले सकते थे अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हो तो।
बस कंडीशन ये नहीं कि मास लेंथ और टाइम फंडामेंटल है, नहीं, ये नहीं है। कंडीशन ये कि हर वो क्वांटिटीज को हम एज अ फंडामेंटल यूज ले सकते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। क्योंकि मैं इसलिए बार बार ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप नीट IIT का पेपर देंगे तो वहां पर आपको बोलेगा भैया फोर्स को, टाइम को, वॉल्यूम को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया, अब आप ये बताइए। तो आधे बच्चों का तो दिमाग खराब किया, फोर्स से कब से फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया था, सर ने तो मास लेंथ टाइम बताया था। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि धौंस नहीं है, ये 100% नहीं है कि मास लेंथ और टाइम में आप फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन ये नहीं है मास लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, नहीं है। डेफिनेशन है a set of physical quantity which are independent of each other। तो जो क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी, साथ साथ अदर क्वांटिटीज को उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं को अपन क्या लेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंगे। अब बात आती है सर मास लेंथ टाइम को क्यों लिया, क्योंकि पहली बात तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, इनके फॉर्म में आप अदर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसी और भी क्वांटिटियां होंगी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती होगी, जिनको आप अदर क्वांटिटी उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को ये तीन अच्छी लगी होगी, इसलिए उन तीन को शुरू में बोल दिया, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। तो दो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, इट मींस दोस यूनिट्स a set of units which are independent of each other and other units can be represented in terms of these units known as fundamental units। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं मास लेंथ टाइम, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी। और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी इसका मीनिंग क्या है, आप इन क्वांटिटीज को आप दूसरी क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इन्हीं को आप इन्हीं के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने वाला, इनके यूनिट को आप अदर यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इनके यूनिट को केवल इन्हीं के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मास के यूनिट को हम मीटर, सेकंड, न्यूटन, जूल में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट है, तो इसके यूनिट को आप अदर क्वांटिटी के यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो मास के यूनिट डायरेक्ट बोला जाएगा किलोग्राम। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट होगा, तो इसका यूनिट अदर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इट्स मींस लेंथ की यूनिट को किलोग्राम, सेकंड, न्यूटन, जूल, केल्विन, एम्पियर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मीटर हो गया, सिमिलरली सेकंड हो गया। अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आपने बोला कि वे क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या चीज, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज है, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स की। तो यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम क्या बोल देंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को अपन क्या बोल देंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बोल देंगे। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन मैं बोलूंगा those units which can be represented in terms of fundamental units। तो जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। अब बात करते देखो, आपने बोला था हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी थी तो अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स तो डायरेक्ट दिए गए क्योंकि ये तो किसी और अदर क्वांटिटीज और अदर यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन जब डिराइव्ड की बात आई तो डिराइव्ड क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखना डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फंडामेंटल का तो डायरेक्ट गिवन होगा, लेकिन डिराइव्ड की आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो एरिया का मेरे को यूनिट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखा, लेंथ मल्टीप्लाई
मीटर डायमीटर। अब हमें को एरिया का यूनिट फाइंड आउट करना है। यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा? यूनिट ऑफ लेंथ कितना है? मीटर। यूनिट ऑफ ब्रेड्थ भी कितना है? मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो मतलब समझ आया क्या? इसका मतलब ये हुआ एरिया के यूनिट के लिए मेरे को नए नाम की जरूरत नहीं पड़ी। एरिया का यूनिट मैंने इन्हीं के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मेरे को स्पीड का यूनिट फाइंड आउट करना है, स्पीड का यूनिट फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूंगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस बोले तो लेंथ का यूनिट क्या हुआ? मीटर। टाइम का यूनिट क्या हुआ? सेकंड। तो क्या है? मीटर पर सेकंड। तो पता लगा स्पीड के यूनिट के लिए भी मेरे को नए नाम की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इन्हीं में से 2 यूनिट से काम चला लिया। तो मेरे को बेनिफिट क्या मिला कि मेरे को केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट के नाम के लिए याद करने की जरूरत पड़ी। बाकी अदर क्वांटिटीज के यूनिट्स तो मैं इन्हीं यूनिट्स के फॉर्म में फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं मैचिंग सिस्टम की। तो पुराने जमाने में जैसे मैंने आपको बोला 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन क्या होता था अलग अलग कंट्रीज में, इवन एक ही कंट्रीज के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग रीजन में मास, लेंथ और टाइम को जो मेजर करने की यूनिट थी वो अलग अलग। कहीं पर मास किलोग्राम में मेजर होता था, तो कहीं पर मास पाउंड में मेजर होता था, कहीं पर मास ग्राम में मेजर होता था। इसी तरह से लेंथ भी अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट में मेजर हुआ करती थी। तो पुराने जमाने में मास, लेंथ और टाइम को अलग अलग रीजन के अंदर, अलग अलग यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता था। तो पुराने जमाने में मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने के 3 सिस्टम मोस्टली यूज हुआ करते थे। और भी होते होंगे लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होते थे। मोस्टली 3 ही सिस्टम यूज हुआ करते थे। तो अब हम बात करते हैं मेजरिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं मेजरिंग सिस्टम। सबसे पहले जो मेजरमेंट का सिस्टम आया जिसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम नाम से पता लग रहा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मींस इस जिन जगह पर एमकेएस सिस्टम यूज हुआ करता था वहां पर लेंथ मीटर में मेजर होती थी, मास किलोग्राम में मेजर होता था और टाइम सेकंड में मेजर होता था। इन एमकेएस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ क्या थी? मीटर। यूनिट ऑफ मास क्या था? किलोग्राम। स्मॉल के स्मॉल, ध्यान रखिएगा ये नोटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर को कैपिटल एम में लिखते, स्मॉल एम। किलोग्राम में स्मॉल के स्मॉल जी। और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, स्मॉल। तो मैं अलग अलग एरिया में मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने के सिस्टम अलग अलग हुआ करते थे। किसी जगह पर एमकेएस सिस्टम चलता था तो किसी जगह पर सीजीएस सिस्टम चलता था। सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का मतलब इस सिस्टम के अंदर लेंथ किसमें मेजर होती थी? सेंटीमीटर में, स्मॉल से स्मॉल है। मास किसमें मेजर होता था? ग्राम, स्मॉल जी। बहुत से बच्चे जीएम लिखते थे, गलत है, स्मॉल जी। और टाइम किसमें मेजर होता था? सेकंड। कुछ और जगह पर मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने का सिस्टम एक अलग था, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जनरली ब्रिटेन, इंग्लैंड में चला करता था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश सिस्टम। इसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस की फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकंड। इसका मतलब इस सिस्टम में लेंथ
मेजर होती थी फिट में एफटी, ध्यान रखिएगा फिट बोले तो एफटी। मास इसमें मेजर होता था पाउंड, लेकिन पाउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एलबी से, और टाइम इसमें मेजर हुआ करता था सेकंड में। तो पुराने जमाने में क्या किया था, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, फंडामेंटल और डेरिवेटिव। फंडामेंटल में वो क्वांटिटी चूज की गई जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हो, साथ ही साथ अदर क्वांटिटीज को इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो मास, लेंथ और टाइम को उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी लिया, मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया, तो इनकी यूनिट क्या करेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो इनके चूंकि मास क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी था, तो मास का जो यूनिट होगा वो अदर क्वांटिटीज की यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो यूनिट ऑफ मास भी फंडामेंटल यूनिट हो गया, और फंडामेंटल यूनिट हो गया तो फंडामेंटल यूनिट्स को आप केवल उन्हीं के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इनको अदर यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पुराने जमाने में इन तीन फिजिकल क्वांटिटी, तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग एरिया में मेजर करने के जो यूनिट थे वो अलग अलग थे। उस हिसाब से मेजरमेंट के तीन सिस्टम मेनली कॉमनली नोन थे पुराने जमाने में, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर किया, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया, टाइम को सेकंड में मेजर किया। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर था, यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर था, और यूनिट ऑफ मास क्या था किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम क्या था सेकंड था। एफपीएस सिस्टम में मास को पाउंड में मेजर किया, लेंथ को फीट में मेजर किया, टाइम को सेकंड में मेजर किया। लेकिन क्या हुआ जनाब, लेकिन क्या हुआ, अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये मेजर करने के सिस्टम अलग अलग थे। तो जब इंडिया का आदमी इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहां पर मेजर करने का सिस्टम अलग है, तो इंडिया के आदमी को वहां पर प्रॉब्लम आती है। इंग्लैंड का आदमी कहीं दुनिया में बाहर जाता है तो वहां के आदमी को प्रॉब्लम आती है, पर्सन को प्रॉब्लम आती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरिया में मेजर करने की ये सिस्टम अलग अलग होने की वजह से जब एक बंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको मेजर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ईयर 1959 में पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एक मीटिंग अरेंजमेंट किया, और उन्होंने कहा मीटिंग अरेंजमेंट करने के बोला कि यार ये जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग, इन सबको हटाओ। तो 1959 में एक मीटिंग में ये सारे मैचिंग सिस्टम फिनिश कर दिए गए, और एक नया मैचिंग सिस्टम आया जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको शॉर्टकट में एसआई सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। तो आज की तारीख में अब पूरे वर्ल्ड में एक ही मैचिंग सिस्टम है जिसको अपन क्या बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनल। अब चूंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं तो उन्होंने कुछ और बातें बोली। उन्होंने कहा कि यार आज तक हम इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से काम चला रहे हैं, लेकिन इन तीन से काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये अपन ने बोला कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को किनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी है जिनको आप मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिस्टम के अंदर, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कुछ और क्वांटिटीज ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर हम अदर क्वांटिटीज को इन क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम में क्या किया, एक तो सारे सिस्टम खत्म कर दिए, उन्होंने बोला पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी काम किया कि अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटी 3 होती थी, लेकिन उन्होंने 3 से बढ़ा के कितनी कर दी, 7 कर दी। उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने बोला आज तक फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में नहीं करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक को बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, और एक को बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
तो इन ऐसे सिस्टम फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। साथ ही साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज में तीन क्वांटिटीज न होकर कितनी कर दी गई? 7। कितनी कर दी गई? 7 कर दी। तो अब अपन बात करते हैं ऐसा सिस्टम तो ऐसा सिस्टम है फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप की हो गई, फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप की हो गई, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। शुरू में देखने पे लगता है कि यार ऐसा सिस्टम एमके सिस्टम तो ये, लेकिन नहीं भैया, ये एमके सिस्टम का एडवांस वर्जन है, क्योंकि एमके सिस्टम में तो केवल तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी, यहाँ पर कितनी की हो गई? 7। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। डेफिनेशन तो अपन पढ़ के आ ही चुके हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other and other quantities can be represented in terms of these quantities are known as fundamental physical quantities। लेकिन जैसा मैंने बोला पुराने जमाने में तीन थी, लेकिन 1959 के बाद ये कितनी कर दी गई? 7। तो कौन कौन सी थी? मास, लैंड, टाइम, ये तो पहले 30 है, उनको चूज करना था, लेकिन और आगे बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस, इंटेंसिटी, और एक और है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई, इनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे? मास का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो क्या होगा? किलोग्राम, केजी। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, सीवी। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल, एमएल। ये दो क्वांटिटीज ऐसी है जो फिजिक्स में थोड़ी कम यूज होगी, ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगी। क्या बला होती है ये तो कभी आगे बढ़ेंगे तब पता लगेगा। अभी आप फिलहाल उसको समझ लीजिए, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ? आप इन क्वांटिटीज को इन्हीं के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अदर क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इनके यूनिट का मतलब इनको इन्हीं के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अदर क्वांटिटी अदर यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जब मास फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, सॉरी, तो इसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो गया। फंडामेंटल यूनिट हो गया तो इसको आप अदर यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। मास के यूनिट को आप न्यूटन, जूल, एम्पियर, कूलॉम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उनका यूनिट डायरेक्ट होगा, बाकी अदर क्वांटिटी का यूनिट इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास का यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम, ध्यान रखना है, स्मॉल केजी। यूनिट ऑफ लेंथ क्या हुआ? मीटर। यूनिट ऑफ टाइम क्या हुआ? सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल है, कैपिटल। टेम्परेचर केल्विन क्या
तो ऐसा सिस्टम में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनके ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी? मास, लाइट, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इनके यूनिट क्या थे? यूनिट ऑफ मास क्या था? किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, यूनिट ऑफ luminous intensity candela and unit of quantity of substance क्या हो गया था? तो आज इतना ऐसे स्टडी करते हैं, फिर कल आगे स्टडी करेंगे। लेकिन आपको ये यूनिट्स टिप्स पे होने चाहिए, ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि बाकी अदर यूनिट्स को हम इन यूनिट्स के फॉर्म में